गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 बल तथा गति के नियम का प्रश्नों के उत्तर, जो पहले पेज वाइज दिए हुए हैं। पेज में प्रश्न पूछे गए हैं पाठ के अंदर, उसके पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो 131 नंबर के पेज पे क्या दिया हुआ है। तो 131 नंबर के पेज पे पहला प्रश्न है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। अब जड़त्व जो है वो जड़त्व किसके होता है? द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमापाती होता है। अनुक्रमापाती या समानुपाती एक ही मतलब होता है। यानी जो जड़त्व है वो अनुक्रमापाती होता है किसके? द्रव्यमान के। द्रव्यमान यानी वजन के। इसका मतलब जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे जड़त्व बढ़ेगा, और जैसे जैसे द्रव्यमान घटेगा वैसे वैसे जड़त्व भी घटेगा। इसीलिए अब इसमें देख लेना है आपको कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा, उसमें जड़त्व ज़्यादा होगा। ये हमने जड़त्व के बारे में पढ़ चुके हैं, नोट्स में समझ चुके हैं। देख लेते हैं। तो ए में दिया हुआ है कि एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। अब बताओ, एक रबड़ की गेंद है और एक उसी आकार का पत्थर है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? पत्थर का। तो क्या हो गया? पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। ठीक है। इसी तरह अब देख लेते हैं, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। तो साइकिल एवं एक रेलगाड़ी जो है उसमें वजन किसका ज़्यादा होगा? रेलगाड़ी का। तो एक रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। उसके बाद हो गया 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का सिक्का। तो किसका वजन ज़्यादा होगा? 5 रुपए का सिक्के का वजन ज़्यादा होता है, इसलिए 5 रुपए के एक सिक्के का जड़त्व अधिक होता है। ठीक है। क्या नियम होता है वो पढ़ लेते हैं कि हम जानते हैं कि जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमापाती होता है, यानी उसके अनुसार चलता है। जड़त्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, इसी तरह घटेगा तो वो भी घटेगा। इसलिए भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा तथा हल्की वस्तुओं का कम। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। अब ध्यान रखना, गेंद का वेग बदलेगा, इसका मतलब त्वरण उत्पन्न होगा। गेंद का वेग बदलेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और वेग बदलेगा तो संवेग भी पैदा होगा, संवेग भी बदलेगा। तो देख लेते हैं। तो फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। तो पहले गेंद जो थी स्थिर अवस्था में थी, उसने किक मारा तो क्या हो गया? गेंद गतिशील अवस्था में हो गई, तो उसका वेग बदल गया। अब इसके बाद है दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। अब बॉल उसके पास आई और वो बॉल को वापस क्या करता है? रोकता है। उसका वेग बदल दिया और वापस वो गोल को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक को भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है, कि कितनी बार इसका वेग बदला और किसके द्वारा बदला, वो पहचानना है। तो बहुत सरल है बेटा, देख लेते हैं।
उदाहरण गेंद का वेग 4 बार बदलता है। पहली बार जब खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है तब। दूसरी बार जब दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। अब क्या होगा, विपक्षी के पास आ जाएगी गेंद। तीसरी बार जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ लेता है, यानी वो अपने टांग से, गोलकीपर है तो हाथ से पकड़ लेता है, गोलकीपर हाथ से पकड़ता है। अब क्या करे, जब पकड़ के वो क्या करेगा, अपनी विपक्षी टीम को देगा। तो जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को किक लगाता है, हाथ से पकड़ता है, गोल उसका वो वेग बदल गया। उसके बाद उसने किक लगाया गेंद को तो वो भी वेग बदल गया। इस तरह से 4 बार वेग बदला, और किसके द्वारा बदला वो भी दिया, वो कारक हो गया। अब आगे आ जाते हैं तीसरे नंबर पे कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं क्यों? कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं क्यों? ये आपका जड़त्व का नियम आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, जड़त्व का नियम आ गया। जो हमने पढ़ा था ना कि कपड़े, जो गीले कपड़े होते हैं, जब हम उनको झटकते हैं तो उसमें से पानी की बूंदें बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि जो पेड़ होता है ना, उसकी डाली क्या करती है, वो गतिशील रहती है, लेकिन जो पत्ते हैं वो उसी गति का विरोध करते हैं। यहाँ पे उस पत्ते जो हैं गति का विरोध करते हैं, और विरोध करने के कारण जड़त्व के नियम को पालन करने के कारण वो झड़ के गिर जाते हैं। अब इसका उत्तर ठीक से पढ़ लेते हैं। तो जड़त्व के नियम के अनुसार वस्तुओं में अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था परिवर्तन यानी जड़त्व, जैसे मैंने बोला था कि मम्मी आपको बार बार ये काम करने को बोलती है, आप जड़त्व के कारण उसका विरोध करते हो, जाते नहीं हो। इसी तरह सारी वस्तुएं जिस अवस्था में हैं, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहने के लिए कोशिश करती हैं, और अगर रुकी हुई हैं, स्थिर हैं, तो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। उसका अगर आप जबरदस्ती करो उसका विरोध करती हैं। उसी को तो जड़त्व कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है, कोई बदलना नहीं चाहता है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है। पेड़ की पत्तियां विराम अवस्था में होती हैं। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती हैं, विराम अवस्था में, शांत होती। जब हम शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो शाखाएं गतिमान हो जाती हैं। जो शाखा है वो गतिमान हो जाएगी, परंतु पत्तियां अभी भी विराम अवस्था में होती है, उनको पता ही नहीं होता है, विराम अवस्था में होती है, और वो गति का विरोध करती है। अब विरोध करती है तो उनको झटका लगता है, अतः वे टूटकर गिर जाती। ठीक है, समझ आ गया। अब आपके आसपास हिलाने से अगर पत्ती गिरती है तो आपको समझ जाना है कि ये गति का विरोध कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, कि जब कोई गतिशील बस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो मैंने आपको समझाया भी है, फिर भी जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? बहुत ही सरल है, जड़त्व का नियम है इसके अंदर, समझ में आया? अब गतिशील बस में हमारा पूरा शरीर भी गतिशील होता है। गतिशील बस है तो हमारा पूरा शरीर कैसा होगा, गतिशील होगा। लेकिन जब बस अचानक रुकती है तो हमारे शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण, यानी कमर से लेके पांव तक का भाग वो बस के साथ टच होता है, उसके बस के अंदर पांव अपना टच होता है, तो संपर्क में होने के कारण रुक जाता है, उसको पता चलता है रुक जाता है। लेकिन पेट से ऊपर का भाग, आगे का भाग, वो क्या होता है, वो बेचारा मजे में रहता है, अभी गाड़ी चली रही है, तो वो क्या करता है, जो गाड़ी अचानक रुकती है तो वो उसका विरोध करता है, और विरोध करता है तो जबरदस्ती विरोध का उसको झटका लगता है। परंतु जड़त्व के नियम के अनुसार
ऊपरी भाग अभी भी गतिशील रहता है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है? इसी प्रकार जब विराम अवस्था में गतिशील होती है, जब विरामावस्था से गतिशील होती, यानी बस रुकी हुई है और आप समझ लो खड़े हैं, आप खड़े हो, बस रुकी हुई है, तो विराम अवस्था से गतिशील होती है तो हमारे शरीर का निचला भाग वो बस के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, वो बस के साथ गतिशील हो जाता है, परंतु जो ऊपरी भाग है वो क्या है, अभी भी रुका हुआ, उसको पता ही नहीं ऊपर वाला रुका हुआ होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे की ओर लगे। जो भाग विरोध करता है गति की अवस्था का, यानी जो जड़त्व का नियम का पालन करता है, वो भाग आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 140 के प्रश्न को। तो पेज नंबर 140 के प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो टांगा दिया गया। हम गांव में बैठते हैं टांगे में, ठीक है, जब गांव जाते हैं तो टांगे में बैठते हैं, अब तो कम हो गया है। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचा जाए। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर हैं, तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचा जाए, अब देख लेते हैं कैसे खींचना है। तो क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। घोड़े के पैरों द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल को दो घटकों ऊर्ध्व तथा क्षैतिज, यानी ऊपर की ओर तथा क्रॉस में विभाजित किया जा सकता है। ऊर्ध्व घटक घोड़े के भार को संतुलित करता है, ऊपर की तरफ वाला जो घटक है वो क्या करता है, घोड़े को वजन को संतुलित करता है। अब देख लो इधर, आप इधर देख सकते हो आकृति में कि ये जो बल लग रहा है नीचे की तरफ ये ऊर्ध्व है, और ये जो बल रहा है वो क्षैतिज दिशा में लग रहा है, उल्टी दिशा, यानी घोड़ा आगे की तरफ भाग रहा है, सॉरी घोड़ा क्या कर रहा है, पीछे की तरफ बल लगा रहा है, घोड़ा पीछे की तरफ ढकेल रहा है और जा कहाँ रहा है, आगे की तरफ। घोड़ा अपने पाँव से पीछे की तरफ ढकेल रहा है और जा रहा है आगे की तरफ, जमीन को पीछे की तरफ ढकेलता है ना। आप ध्यान से देखो, जब आप चलते हो तो आप क्या करते हो, अपने पाँव से जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हो और आप कहाँ जाते हो, आगे की तरफ। कभी फील किया है? बस यही है। तो क्या होता है देखो, हाँ, ऊर्ध्व घटक घोड़े के भार को संतुलित करता है तथा क्षैतिज घटक की प्रतिक्रिया द्वारा गाड़ी आगे चलती है। ऊर्ध्व घटक यानी जब ये घोड़ा बल लगाता है नीचे की तरफ, तो घोड़े का भार उसको गिरने नहीं देता है, नीचे की तरफ लगाता है तो घोड़े का भार जो होता है वो संतुलित करता है, अपने बॉडी को संतुलित करता है, अपने भार को संतुलित करता है। हम जब चलते हैं ना तो दो तरह का बल लगाते हैं, एक हम जमीन को ढकेलते हैं और एक जमीन को हम क्षैतिज दिशा में ढकेलते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। तो जब नीचे के साथ क्षैतिज में नीचे ढकेलते हैं, इसका मतलब हम अपने भार को संतुलित कर रहे हैं, गिर ना जाए। और दूसरा हम क्षैतिज दिशा में धकेलते हैं, थोड़ा सा क्रॉस में, तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी को ढकेलते हैं और आगे बढ़ देते हैं। यही हो गया प्रतिक्रिया, क्रिया बल परस्पर विरुद्ध लेकिन समान होते हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करो। ये भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही है। कैसे? जब उसने पाइप को पकड़ा है और उसमें से फोर्स में बहुत तेज बल लग के पानी बाहर निकल रहा है, तो जितनी तेज बल आगे लग रहा है ना, उतनी तेज विपरीत दिशा में बल पीछे भी लग रहा है।
इसलिए उसको पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल विरुद्ध दिशा में लेकिन समान रहते हैं। तो जितनी तेज पानी बाहर निकलेगा उतना ही धक्का पीछे की तरफ लगाएगा। देख लेते हैं। तो गति के तृतीय नियम के अनुसार किसी क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में होती है हमेशा। हमने न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ा, उसके उदाहरण भी है, वो ये भी उसका उदाहरण है। बंदूक की गोली चलाते हो तो भी अगर, तो आप जितनी जोर से गोली आगे की तरफ निकलेगी उतनी ही जोर से गोली आपको बल लगाएगी आपके कंधे पर। विपरीत क्या होता है, गति के तृतीय नियम के अनुसार किसी क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। पानी जिस बल से आगे की ओर जाता है, पानी क्या करता है, जितना बल आगे की ओर लगाता है वह उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में पाइप पर भी लगाता है। जितना वो आगे पानी निकल रहा है उतना ही वो पाइप को पीछे भी ढकेल रहा है। इसीलिए अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। आप पकड़ो कभी, देखो उठा के फेंक देगा पूरा, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है ना कितना दम लगेगा। अब प्रश्न नंबर 4 में एक सवाल है, उसको देख लेते हैं ध्यान से। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना करो। मतलब उसका कुल संवेग ज्ञात करना है। कुल संवेग आपको ज्ञात करना है। अब संवेग कुल ज्ञात करना है। अब संवेग दो तरह का होगा बेटा, इधर कैसा होगा, प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों निकाल के उसको प्लस कर देना है। तो गोली का द्रव्यमान m1 50 ग्राम 0.05 किलोग्राम, 50 को 1000 से हमने भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा, ये 0.05 kg। ये तो आपको आता ही है। उसके बाद बंदूक के अंदर गोली है, उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गोली का अंतिम वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग 35 मीटर प्रति सेकंड, ये रहा। उसके बाद दिया है राइफल का प्रारंभिक वेग। राइफल का प्रारंभिक वेग भी 0 होगा, गोली चली नहीं है अभी तक। माना राइफल का अंतिम वेग v2 है, राइफल का अंतिम वेग हमको मालूम नहीं है। तो गोली छूटने से पहले गोली तथा राइफल का कुल संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग का मतलब पता था ना आपको, P बराबर m1 v1 u1। m मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसमें क्या हुआ है, प्रारंभिक और अंतिम दो वेग, तो इसको ले लिया हमने, ये P1 हो गया प्रारंभिक, ये P2 हो गया। तो P1 का हो गया m1 u1 m2 v2। कीमत रख दो, m की वैल्यू 0.05, u1 0 हो गया, ये तो बेचारा पूरा 0 हो गया। ऐसे ही m2 u2 4 हो गया ये, और u2 क्या हो गया, 0 हो गया प्रारंभिक वेग। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, 0 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कुल संवेग क्या हो गया बेटा, 0 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसके आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं, चौथे नंबर का। अब आगे भी है, कुल संवेग हो गया, लेकिन अब गोली छूटने के बाद का, कि गोली छूटने के बाद गोली तथा राइफल का कुल संवेग, ये छूटी नहीं थी तब, वो छूटी नहीं थी तब कुल संवेग, अब ये छूट गई है तब देखो 0.05 गुणे 35, ये तो द्रव्यमान है, और 35 उसका अंतिम वेग। m2 v2, m2 तो उसका 4 kg है, और v2 हमको पता नहीं है, v2 हमको पता नहीं है। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या बताया, हमने पढ़ा था,
कि गोली छूटने से पहले का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के बाद का कुल संवेग, दोनों समान होता है। संवेग को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता, ठीक है। तो ये संवेग संरक्षण का नियम है कि संवेग संरक्षण का नियम के अनुसार गोली छूटने से पहले कुल संवेग जो हमने पहले निकाला था और गोली छूटने के बाद का कुल संवेग जो बाद में निकाला, सबकी कीमत रख दी। ये तो 0 था, ये सबकी कीमत रख दी। अब आप इसको v2 को सूत्र का कर्ता बना दो। सूत्र का कर्ता बनाए तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 35 गुणे 0.05 का हो जाएगा 1.75, ठीक है। अब इसको 1.75 को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। और बाद में जो 4 है, ये 4 को गुणाकार में तो किस में ला दोगे आप, भागाकार में ला दोगे, ठीक है। भागाकार में आ जाएगा इस तरह से। ये आपका v2 हो गया, v2 बराबर 1.75/4। अब आप क्या करो, इसको भागाकार कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.437 मीटर प्रति सेकेंड माइनस में आएगा। तो प्रतिक्षेपित वेग यानी अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है वो बता रहा है। उसका प्रतिक्षेपित वेग निकल गया आपका v2 कि अतः राइफल का प्रतिच्छेदित वेग 0.437 मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 में है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही। यानी समझ लो एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये दी हुई है, ये इस तरफ गति कर रही है 2 मीटर प्रति सेकंड और ये जो है ये गति कर रही है 1 मीटर प्रति सेकंड के इस तरफ गति कर रही है। अब क्या होता है, गति करती हैं तो दोनों आके यहाँ पे टकरा जाती हैं, दोनों आके यहाँ पे टकरा जाती हैं। टकराने के बाद क्या होगा, दोनों दूर दूर जाएंगी। तो वो दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग हो जाता है 1.67 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी प्रश्न नंबर 3 हमने जो पढ़ा इससे पहले उसके जैसा ही है कि इन दोनों का संवेग संरक्षण का नियम लगेगा कि दो टकराने से पहले जो संवेग है वो और टकराने के बाद का जो संवेग है वो दोनों समान रहता है। उसी नियम का उपयोग करेंगे। तो पहले जो जो हमको प्रश्न में दिया है वो लिख लेना है, ठीक है। हमको जो जो प्रश्न में दिया है पहले वो लिख लेना है। तो क्या दिया है कि पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 100 ग्राम दिया है, उसको किलोग्राम में बदलोगे तो 0.1 हो जाएगा। मैंने अभी समझाया था 100 को 1000 से भाग दे जो और दशमलव में डाल दो इसको तो kg हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया। दूसरा है पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग u1 2 मीटर प्रति सेकंड, उसने दिया ना 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वेग से वो आगे बढ़ रही। अब क्या होता है, पहली वस्तु का अंतिम वेग भी दिया है। अंतिम वेग मतलब टकराने के बाद उसका जो वेग होता है वो 1.67 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरी वस्तु में क्या बोला है कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 वो 200 ग्राम है। 200 ग्राम यानी 0.2 200/1000 तो ये आपका हो जाएगा 0.2 kg, ठीक है। इसके बाद दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग, शुरुआत का वेग टकराने से पहले 1 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब जब टकरा जाती हैं तो मान लेते हैं पहली का तो वेग हमको दे दिया है, अब दूसरी का निकालना है हमको। तो माना दूसरी वस्तु का अंतिम वेग v2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमको कुल संवेग संरक्षण का नियम लगाना है इस तरह से कि टक्कर से पहले दोनों वस्तु का कुल संयोग और टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग। तो संवेग निकालने के लिए उसका सूत्र लगा देंगे। तो टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग
तो ये पहली वस्तु का संवेग, ये दूसरी वस्तु का संवेग, दोनों का जोड़ कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो कीमत रख दिए 0.1 उसका द्रव्यमान था, 2 उसका वेग था, इसका 0.2 था द्रव्यमान और इसका वेग 1 था। 0.1 इसका किए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0.1 तो क्या हो जाएगा 0.2 प्लस इसका भी 0.2 गुणे 1 तो वही का वही आएगा 0.2, दोनों का जोड़ कर दिए तो क्या हो गया 0.4 kg मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये आपका मिल गया पहला, टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग मिल गया। अब आपको क्या होगा, टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संयोग, वही सूत्र लगेगा लेकिन टक्कर के पश्चात है यानी अंतिम वेग आएगा, यहाँ पे अंतिम वेग आएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2, m का मतलब द्रव्यमान, v1 का मतलब पहले वाले का अंतिम वेग, v2 का मतलब दूसरे वाले का अंतिम वेग। यहाँ पे भी सबकी हम कीमत रख देते हैं, सबकी कीमत रख देते हैं। तो कीमत रखने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी कीमत 0.1, v1 दिया, टकराने के बाद इसका वेग हो जाता है 1.67, m2 0.2 kg दिया हुआ है, v2 हमको निकालना है। ठीक है, तब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संयोग और टक्कर के संवेग, टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग। तब कीमत रख दो, ये तो हमने निकाला था, ये देखो ये तो हमने निकाला था 0.4 आया, 0.4 आया पहले का, तो 0.4 रख देंगे यहाँ पे हम इस तरह से 0.4। ये अभी ये आया हमारा टकराने के पश्चात 0.1, 1.67 प्लस 0.2 v2। तो पहले इन दोनों का गुणाकार करेंगे, गुणाकार करके बॉर्डर क्रॉस करेंगे इस तरह तो माइनस हो जाएगा, देखो तो ये 0.2 इधर आ गया। ठीक है, अब इसका गुणा इधर इधर लेके आए, इन दोनों का गुणा हो गया 0.161 इधर लाए, तो ये क्या हो गया, पहले ही दोनों प्लस में थे तो इधर आ गए तो क्या हो गए माइनस में हो गए। ध्यान से देख लेना, बहुत सरल है, तो भी मैं आपको थोड़ा बड़ा करके समझा देता हूँ। ये होता क्या है, इन दोनों का गुणा करोगे आप दशमलव वालों का तो आपको आ जाएगा 0.167। ठीक है, अब ये जो था इसको हम बराबर के इधर ही रखे हैं। अब ये जो पूरा था इसको हम बॉर्डर क्रॉस करा दिए हैं, बराबर की साइड में आए तो ये प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में हो गया, तो 0.4 माइनस ये 0.167। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.233, 0.233। अब ये घटा दिए, अब ये 0.2 जो है ये गुणाकार में है तो इस नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा भागाकार में, इस तरह से। अब इसका हम भागाकार कर देंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और भागाकार करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.165 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड वेग है ना। तो ये आपको मिल गया कि अब दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा, टकराने के पश्चात दूसरी वस्तु का वेग आएगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड।